तो हमने इसको एक्सपेंड किया 1/z-2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल z-2 की पावर 3 प्लस 1/5 फैक्टोरियल z-2 की पावर 5 -5 मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये नीचे आएगा, ठीक है, z-2 की पावर -5, बात तो एक ही है, प्लस 3 1/z-2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल z-2 की पावर 3 प्लस 1/5 फैक्टोरियल z-2 की पावर 5, माइनस करके डैश डैश कर दिया हमने। ये z-2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया 1 माइनस 3 फैक्टोरियल z-2 की पावर 2 प्लस 5 फैक्टोरियल z-2 की पावर 4, क्योंकि हमने z-2 को एक पावर कैंसिल, इसमें z-2 कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा यहाँ पे, इससे z-2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 हो जाएगी, और यहाँ पे z-2 कैंसिल हो जाएगा, -5 है, मतलब अपॉन में 5 है ना ये, ठीक है, तो इसके कैंसिल होकर पावर 4 रह जाएगी यहाँ पे। तो हमने तीनों को टर्म को लिख दिया, प्लस में इसमें 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ जो कैंसिल हो रहा है 3 फैक्टोरियल से 3 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे 3/z-2 माइनस 1/2, देखो 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 1, 3 × 2 × 1, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 बचेगा, -2 z-2 की पावर 3, और ये प्लस 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, 5 फैक्टोरियल होता है 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, तो ये 3, तो इसमें से 3 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा 5 × 4 × 2, तो कितना आएगा ये 40 z-2 की पावर कितना आएगा ये 5 माइनस डैश डैश डैश। अब इन टर्म्स को दोनों को हम क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे, तो क्या करेंगे 1 प्लस, अब देखो z-2 की पावर यहाँ पे 1 है, तो इसको पहले लिख दिया 1 + 3 z-2, उसके बाद क्या किया हमने, अब उसके बाद जो z-2 का होल स्क्वायर था उसको लिख दिया। देखो 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, 6 लिख सकते हैं, 3 × 2, तो -1 - 6 z-2 की पावर 2। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, उसके बाद देखो भाई यहाँ पे 3 वाले ऑर्डर वाली टर्म आएगी, तो ये 3 वाली ये है, तो 1 - -1/2 z-2 की पावर 3। उसके बाद 24 वाली आएगी, ऑर्डर 4 वाली, तो ये z-2 की पावर 4 इसमें है और 5 इसमें है, तो इसको लिख देते हैं। तो 5 फैक्टोरियल को हम कितना होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो प्लस 120 z-2 की पावर 4 प्लस डैश डैश डैश। तो हमें पता लग रहा है कि z-2 यहाँ पे कितना इनफाइनाइट पावर्स आएंगी, z-2 की पावर यहाँ पे एक 1 है, नेगेटिव पावर तो है ये, तो ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आगे डैश डैश करके बढ़ती जाएंगी, तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नेगेटिव पावर्स हैं इसमें, किसकी z-2 फैक्टर की नेगेटिव पावर्स। तो हम क्या बोलेंगे, z=2 इज एन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल ही आसान है, देखो इसको। तो f(z) क्या दे रखा है, f(z) = 1 - e की पावर z। तो हम क्या लिखेंगे, सो वन कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या है यहाँ पे, कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी है यहाँ पे 1 - e की पावर z = 0। तो हमें क्या, इसको 1 लिख दिया, 1 = e⁻z। अब 1 को कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो हमें पता है e की पावर 2 iota n पाई क्या होता है, 1 होता है, इसको याद कर लो भाई, ठीक है, ढंग से। तो e⁻2 iota n पाई क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। क्यों होता है 1, यूलर्स फॉर्मूला होता है इसका cos थीटा प्लस iota sin थीटा। तो cos थीटा क्या है इसका, तो cos 2 iota n पाई प्लस, सॉरी आयोटा तो आएगा ही नहीं इसमें, cos 2n पाई और प्लस में sin 2n पाई, ये होता है, ठीक है। अब देखो भाई ये होता है, तो cos 2 पाई तो 1 ही होता है हमेशा, n की कुछ भी वैल्यू अब इवन ही आएगा, ये तो 1 ही आएगा। और ये साइन क्या होता है, ये हमेशा 0 होता है, तो +0, तो आना तो 1 ही है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, e⁻2 iota n पाई, ठीक है। तो z क्या आ गया, हमें e की पावर से e की पावर कैंसिल होगी, z क्या आ गया 2 iota n पाई। तो n = 0 +1 +-1 +-2, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, n इज ए इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें नेगेटिव पावर्स तो है ही नहीं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सो इट इज़ ए सिंपल पोल, ठीक है। नेगेटिव पावर्स तो हैं इसमें, देखो ये अपॉन डिनोमीटर में 1 - e⁻z, तो नॉन एसेंशियल है, बट इसमें ऑर्डर तो 1 ही है ना, ऑर्डर 1 है इसका, किसका, z = 2 iota n पाई का। तो ये पोल आया है इसमें, और ये पोल कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है, और इसकी पावर कितनी है भाई, 1 ही है इसकी पावर, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ए सिंपल पोल, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे पोल्स वाले क्वेश्चन, और तुम बुक से ट्राई करना क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक रेजिड्यू। देखो रेजिड्यू सिंपल इसके ऊपर सिंगुलर पॉइंट्स के ऊपर ही क्या है तुम्हारा बेस्ड है रेजिड्यू तुम्हारा, ठीक है। तो रेजिड्यू मैं करा ही देता हूँ स्टार्ट हमारा।
ठीक है, रेजिड्यू क्या होता है, सिंपली अगर रेजिड्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एट सिंगुलर पॉइंट, तो रेजिड्यू क्या होता है तुम्हारा, देखो भाई, रेजिड्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एट वेरियस सिंगुलर पॉइंट्स इज रिलेटेड विद द difference between the right hand limit and left hand limit of the derivative of the function. If a complex function f of z is analytic at z is equal to z naught, then residue of the function एट z इज इक्वल टू z नॉट इज जीरो। अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है z इज इक्वल टू z नॉट पे, तो रेजिड्यू क्या होगा किसका, फंक्शन का, z इज इक्वल टू z नॉट पे जीरो होगा। बट द रिवर्स स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये क्या बोल रहा है, अगर रेजिड्यू जीरो है तो ऐसा नहीं है कि फंक्शन तुम्हारा एनालिटिक होगा वहाँ पे, बट ये क्या है, रिवर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्या कह रहा है ये, अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है किसी पॉइंट पे, तो उसी पॉइंट पे उस फंक्शन का रेजिड्यू जीरो होगा। रिवर्स स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। What is the reverse statement? If the residue of the function is zero, it is not necessary that the function will be analytic at that point. तो case 1 क्या है, suppose f of z is analytic at z is equal to z naught, then Lorentz series expansion of the function about z is equal to z naught is summation n is equal to 0 to infinity a n z minus z naught की पावर n प्लस समेशन n is equal to 1 to infinity b n अपॉन z minus z naught की पावर n। हमने पहला केस माना है कि फंक्शन एनालिटिक है किस पे, z is equal to z naught पॉइंट पे। तो रेजिड्यू क्या होगा इसका, रेजिड्यू क्या होगा, रेजिड्यू किसका, फंक्शन का, रेजिड्यू ऑफ फंक्शन किस पॉइंट पे, z is equal to z naught is equal to b1 is equal to कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z minus z naught। तो लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन में क्या है हमारा, ये वाला पार्ट होता है बी एन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन। तो ये होता है समेशन एन इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी। अगर ये समेशन है क्या है, ये क्या रहेगा, बी वन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर 1 प्लस b2 अपॉन z माइनस z नॉट की पावर 2। अगर हमें रेजिड्यू निकालना है z इज इक्वल टू z नॉट पे, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, कॉफिशिएंट देखना पड़ेगा किसका, 1 अपॉन z माइनस z नॉट का। हमें दिख रहा है सीरीज में कॉफिशिएंट इसका b1 है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे b1 लिख दिया है। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें अगर हमें रेजिड्यू निकालने के लिए बोला गया है, तो उसको हम एक्सपेंड करेंगे पहले लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन से। एक्सपेंड करने के बाद हमें फिर ये देखेंगे कि कॉफिशिएंट क्या है किसका, z माइनस z नॉट का, 1 अपॉन z माइनस z नॉट का, 2 हो 3 हो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो कॉफिशिएंट होगा वो ही रेजिड्यू होगा उस फंक्शन का उस पॉइंट पे। अब देखो भाई, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल पार्ट जीरो होता है, मतलब कि जो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होते हैं उसमें क्या होता है, कोई भी नेगेटिव पावर्स नहीं होती किसकी, z माइनस z नॉट की। तो कोई भी नेगेटिव पावर नहीं होगी, तो रेजिड्यू क्या होगा उस फंक्शन के लिए, जीरो हो जाएगा। सो रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन अबाउट दैट पॉइंट इज जीरो। तो सब इसमें एग्जाम्पल दिया है फंक्शन का, एग्जाम्पल है एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन z माइनस 2। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसका एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस z 1 अपॉन z माइनस 2 प्लस में z माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस z माइनस 2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो हमें दिख रहा है कि z जो 2 है, z इज इक्वल टू 2 क्या है यहाँ पे, एक आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स हैं। तो हम इसका रेजिड्यू कैसे निकालेंगे, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट के लिए कैसा रेजिड्यू निकाला जाता है, कॉफिशिएंट देखा जाता है सिंपली किसका, 1 अपॉन z माइनस 2 का। तो इसका कॉफिशिएंट तो 1 है, तो इसका कॉफिशिएंट 1 है, तो इसका आंसर भी क्या है, 1। तो रेजिड्यू निकल गया हमारा, ठीक है। नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, उसमें भी सेम वही करेंगे, कॉफिशिएंट क्या देखेंगे, कॉफिशिएंट देखेंगे किसका, 1 अपॉन z माइनस z नॉट का। तो जो कॉफिशिएंट होगा उसका ही जो होगा वो क्या होगा हमारा